So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand कि सैलरी पे TDS डिडक्शन कैसे होता है, Seriously, what the fuck are you doing? राइट। सो TDS का सेक्शन नंबर 192 एंड 192A हम इस क्विक शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे। अब देखो, एज एन एम्प्लॉय जब वो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है एंड एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, तो इररिस्पेक्टिव कि एम्प्लॉय रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, एम्प्लॉयर को TDS डिडक्ट करना पड़ता है। जब वो TDS डिडक्ट करता है तो TDS जो डिडक्ट होता है वो स्लैब रेट के तहत होता है। अब स्लैब रेट कैसे देखी जाती है कि देखो, जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, सो ऐसे केस में एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से डिटेल्स मांगता है। डिटेल्स इन द सेंस कि एम्प्लॉयर को ये तो पता है कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, पर उसे एम्प्लॉय की अदर इनकम के बारे में नहीं पता, तो इसलिए वो एम्प्लॉय से अदर इनकम के बारे में मांगता है जानकारी। कुछ डिडक्शंस जो उसको अभी पता है वो जानकारी वो मांगता है, ठीक है। इन केस अगर कुछ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है तो उनको भी कंसीडर करता है, बट जो दूसरे लॉस है उनको कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन में जब उसको समझ में आता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की टोटल इनकम इतनी है एंड उसके हिसाब से जो है एक स्लैब रेट डिटरमाइन होती है। उस स्लैब रेट के तहत, ठीक है, उस स्लैब रेट के तहत इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस जो भी है, अब सरचार्ज तो नहीं लगेगा और अगर लगे तो सरचार्ज भी ऐड कर देंगे एंड सेस भी जो है ऐड कर देंगे। देन जो भी वो रेट होता है उस रेट से फिर TDS डिडक्ट होता है। एज एन एम्प्लॉयर वो सैलरी पे करने से पहले आप मानो कि साल के स्टार्टिंग में डिटेल्स तो मांगते ही मांगते हैं। साथ ही साथ एक एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि जब भी कुछ एडिशन हो, कुछ इनकम हो, वो एम्प्लॉयर को बताए, ठीक है, कि ये एडिशन, ये ऐड ऑन हुआ है ये इनकम में, ठीक है। उस हिसाब से स्लैब रेट डिटरमाइन होती है एंड स्लैब रेट डिटरमाइन होकर टैक्स पूरा कैलकुलेट होता है एंड देन जितने महीने की सैलरी दे रहे हैं, जैसे एक महीने की सैलरी दे रहे हैं, उस हिसाब से जो है डिवाइड बाय 12 करके वो पर्टिकुलर जो है पोर्शन TDS का कटता है। मतलब आप ये मान लो कि एज एन एम्प्लॉयर जब वो सैलरी पे कर रहा है उसको बार बार जो है पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड देन जो डिवाइड बाय 12 करके उसको एक महीने का जैसे उसने TDS काटा, अगले महीने, अब अगले महीने की बात है, अगले महीने वो सैलरी पे कर रहा है, फिर वापस से डिटेल्स आएगी, ठीक है। डिटेल्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कुछ एडिशन हुआ उस एक महीने के अंदर तो वो भी फिर डिटेल्स आएगी, उसके हिसाब से कंप्यूट करा टैक्स, फिर 2 महीने का टैक्स कैलकुलेट करा। अब 2 महीने का टैक्स कैलकुलेट करा तो एक महीने का तो डिडक्ट कर चुके हैं, तो जो बैलेंस है वो दूसरे महीने में डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है TDS डिडक्ट होता है, राइट। अब नोट करने वाली बात ये है कि जैसे वेटर्स होते हैं जो वो भी एम्प्लॉय होते हैं, तो अगर वेटर्स को जो टिप मिल रही है तो जो टिप मिल रही है वो कंसीडरेशन फॉर सर्विस मिल रहा है, पर ये जो सर्विस है ये एक ऑब्लिगेटेड सर्विस नहीं है। सी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से इसको कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, तो जो टिप पे हो रहा है भले ही वो एम्प्लॉयर के थ्रू हो रहा हो, तो ऐसे केस में जो है वो टिप पे TDS नहीं डिडक्ट होगा। फिर एक और बात है कि भाई जो डॉक्टर है, जो विजिटिंग फैकल्टी है, जो विजिटिंग डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो विजिट करते हैं, तो वो डॉक्टर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर 192 की बात करें तो 192 में जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। तो सिंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो 192 कटता है। वैसे ही डॉक्टर केस में भी ऐसा था कि अगर जो विजिटिंग फैकल्टी है तो उनको जो है विजिटिंग डॉक्टर्स है, विजिटिंग टीम है, विजिटिंग फैकल्टी है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के तहत 194J में काटा जाएगा TDS, 192 में TDS नहीं काटा जाएगा। तो हमने 192 में नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की बात हमने कर ली, टिप पे TDS नहीं कटता। और एक और है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्विजिट देता है, ठीक है, वो परक्विजिट कैश में नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है, तो अगर एम्प्लॉयर ने उस पर टैक्स बियर करा तो ऐसे केस में तो वो एम्प्लॉय की इनकम हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स पर टैक्स बियर कर रहा है तो एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है, पर वो खर्चे का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा 40A में, वो डिसअलाउड है। साथ ही साथ वो जो इनकम है वो एम्प्लॉय को भी एग्जाम्प्ट हो जाती है 1010CC के तहत। नाउ मैं 192A की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है PF फंड का वो पे हो रहा है एम्प्लॉय को, तो ठीक है। इसमें पर्सन है जो अपना PF जो पर्सन है वो एम्प्लॉय को उसके PF बैलेंस का पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय को इसके ही PF बैलेंस का पेमेंट कर रहा है। अब बनती बात है कि PF बैलेंस अगर इसको टैक्सेबल है तो ऐसे केस में ये 10% TDS काट लेगा, तो TDS काट लेगा। तो मतलब कि कौन कौन सी सिचुएशन में TDS नहीं काटेगा? TDS तब नहीं काटेगा जब ये जो एक्यूमुलेटेड PF बैलेंस है वो इसको एग्जेम्प्ट हो,
ठीक है, तो जब पीएफ बैलेंस एग्जेम्प्ट है तब वो टीडीएस नहीं काटेगा, या जब पीएफ जो है अमाउंट, जो बैलेंस का अमाउंट है वो लेस देन 50,000 है, वो 50,000 से ही कम है, तो ऐसे केस में बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है और ऐसे केस में जो है टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमने सैलरी की बात कर ली, ठीक है, जहाँ पे उसको डिटेल फर्निश करनी पड़ती है, वो टीडीएस डिडक्ट करता है। टीडीएस डिडक्ट करने से पहले वो पूरा टैक्स कैलकुलेशन करता है एंड देन महीने के हिसाब से वो टीडीएस डिडक्ट करता है। टिप पे नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हमने समझा, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे जो टैक्स पे हो रहा है वो भी हमने इसका ट्रीटमेंट देखा। साथ ही साथ हमने पीएफ बैलेंस के पेमेंट के रिस्पेक्ट में देखा कि उसको टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा, और इनफैक्ट पीएफ का बैलेंस अगर लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर 192 एंड 192A समझा। होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं। Oh my god! Because it broke. Oh my god!